नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं चंचल। हम लोगों ने कल जो है पर्यावरण का पहला जो वीडियो देखा था, उसमें हम लोगों ने परितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। इकोसिस्टम हमारा क्या है? मतलब हम लोगों ने बेसिक बातें की थी। उसी सीरीज़ में आज हमारा दूसरा वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। मतलब बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी का हमको संरक्षण करना है। अगर आप पेपर देखेंगे यूपी पीसीएस का या किसी भी आयोग के पेपर का, तो यूपी पीसीएस में चाहे वो आरओ का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, अगर इन्वायरमेंट में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आप देखिएगा आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको बायोडायवर्सिटी से देखने को मिलेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बायोडायवर्सिटी है क्या? और आज मैं बायोडायवर्सिटी कंप्लीट कर दूँगा और कल मैं बायोडायवर्सिटी से जितने भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं, कल उसको करा भी दूँगा। हालाँकि देखिए इन वीडियोज़ को लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि क्या है, ये वीडियो पढ़ाई की वीडियो है और आप जानते हैं कि पढ़ना किसी को यूट्यूब पे पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों को रील चाहिए, मज़ा चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए जॉब प्रोफाइल की वीडियो ना बनाने के कुछ कारण हैं। कल आपको मैं कारण बताऊँगा कि मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। खैर चलिए आते हैं पहले इस पे देखिए, जैव विविधता जो है एक शब्द है, इसको पहले समझ लीजिए क्या है ये। तो देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को जो है रेमंड एफ डैशमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको 1968 में इस वर्ड का यूज पहले किया था। हम लोग अभी आते हैं एक एक करके क्या है। तो देखिए जैव विविधता है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। तो जैव विविधता को सरल शब्दों में समझना हो तो जैव विविधता हमारा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जीवों की संख्या और विविधता, जिसके अंदर हमारे पास प्लांट, जानवर और सूक्ष्म जीव यानी सारे जीव आते हैं, उनके द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसको हम लोग जैव विविधता का नाम देते हैं। यानी आप सिंपल शब्दों में समझिए कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, पृथ्वी पे जो रहने वाले जीव हैं, उन जीवों के से संबंधित उन जीवों से जो संबंधित जो प्रजातियां हैं, उनके द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र जो तैयार होता है, उसको हम जैव विविधता में शामिल करते हैं। लेकिन अगर जैव विविधता की एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाए, तो जैव विविधता हमारा कोई एक विशेष क्षेत्र होगा, जहां पर उस प्रजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे ये फिगर है, तो ये देखिए वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का, ठीक, और ये प्लांट का है। देखिए प्लांट के अंदर हमारे पास मोजेस, फंगी, एल्गी, लाइकेन, एंजियोस्पर्म, फंस एलाइज सब आते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट देखें, मैमेलिया, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिश, ये सारे हैं। इनवर्टिब्रेट के अंदर हमारे पास इंसेक्ट, मोलस्का, सर्टिफिकेट और सारे एनिमल ग्रुप हैं। अभी थोड़ी देर रुके रहिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ क्लियर कि है क्या मामला ये। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को हम जैव विविधता का क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट में प्रजातियों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं, वो चाहे प्लांट की हो, चाहे जानवरों की हो, या पक्षियों की हो, चाहे जिसकी भी ले लीजिए। तो इसलिए उसको जो है हम जैव विविधता क्षेत्र घोषित करते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैव विविधता के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए जैव विविधता के प्रकार को जो है 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला हमारा जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जिसको हम लोग आनुवंशिक विविधता बोलते हैं। दूसरा हमारा प्रजाति विविधता, जिसको स्पीसीज बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। और तीसरा हमारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय विविधता, जिसको हम इकोसिस्टम या कम्युनिटी बोलते हैं। देखिए इस वीडियो को आप पॉज करके इस पूरी चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो 9918 579646 पे व्हाट्सएप करके ग्रुप से ऐड भी हो सकते हैं। देखिए मेरा टारगेट रहेगा कि यूपी पीसीएस की जब तक परीक्षा है, मैं आपको एटलीस्ट कम से कम पर डे एक टॉपिक तो पूरा पढ़ा दूं, ताकि उस टॉपिक से जो आने वाले क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर लें। टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ कि आपको मैं कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट पूरा करा दूं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आनुवांशिक विविधता, जिसको हम लोग जेनेटिक बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी विशेष प्रजाति के भीतर जीन की विविधता के रूप में समझा जा सकता है। यानी ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए तितलियां हैं, गुलाब है, मूंगे हैं, फल हैं। तो हम देखते हैं जैसे मान लीजिए आम का फल है, तो आम के फल के अंदर कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आम के कितने अधिक फल पाए जाते हैं, यानी आम के कितने प्रकार पाए जाते हैं, हम उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मछली है, तो मछली कितने प्रकार की हमको कहाँ पे मिल सकती है, अधिकतम प्रकार की, तो हम उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। मतलब उसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी प्रकार हमारा होता है प्रजाति विविधता। देखिए प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे से अलग प्रजातियां स्वाभाविक रूप से आपस में प्रजनन नहीं कर सकती, ठीक, लेकिन निकट से जुड़ी प्रजातियों में उनकी आनुवंशिक विशेषताओं में बहुत सा समानता पाई जाती है। जैसे मनुष्य और चिंपांजी में 98.4% जीन एक जैसे होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे अलग हैं, वो हमसे अलग हैं। तो प्रजाति समृद्धि या फिर प्रजाति विविधता की बात जब की जाती है, तो जैसे हम तितली ले लें, तो हम तितली की कितनी प्रजातियों के बारे में जानते हैं, और एक ऐसा क्षेत्र ले आते हैं कि जहाँ पे तितली की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हों, उसको हम स्पीसीज बायोडायवर्सिटी के अंडर में रखते हैं, या फिर उसको हम प्रजाति विविधता बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी जो तीसरी होती है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या सामुदायिक विविधता। जैसे हमारे पास जलमंडल है, तो जलमंडल की विविधता। जैसे हमारे पास वायुमंडल है, तो वायुमंडल की विविधता। हम लोग वहाँ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं।
देखिए, मैं 15 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खत्म कर दूंगा, आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिए, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए आते हैं अगला, ये हमारा इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैव विविधता का मापन यानी बायोडाइवर्सिटी का मापन कैसे करते हैं। तो देखिए, जैव विविधता का मापन का पैमाना जो है हिटेकर ने दिया था, और हिटेकर जो कहते थे कि हम किसी भी जैव विविधता का जब मापन करते हैं तो उसकी प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समरूपता के आधार पर करते हैं। तो देखिए, प्रजाति समृद्धि का मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र या समुदाय के प्रति इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के माप को संदर्भित करता है। ये डेफिनेशन रख लीजिएगा, अब तक आयोग उसको पूछा नहीं है, लेकिन इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है कि प्रजाति समृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो प्रजाति समृद्धि का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रति इकाई, ये देखिए वर्ड है असली, प्रति इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के माप को जो है उसकी प्रजाति समृद्धि बोलते हैं। अब देखिए, 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा कौन सा है? तो पहला हमारा अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा हमारा बीटा डाइवर्सिटी और तीसरा हमारा गामा डाइवर्सिटी। अब देखिए, अल्फा डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजाति को हम अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर रखते हैं, यानी किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करता है, उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक, इसको एक संख्या द्वारा हम दिखाते हैं। दूसरा बीटा, यानी किसी लोकल एरिया से उससे जो बड़ा एरिया होगा। आपको मैं इस फिगर को समझाता हूँ, इस फिगर को समझ लीजिए है क्या, ये तीनों विविधता। थोड़ी देर शुरू करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक तालाब है, ये इस तालाब के चारों तरफ एक क्षेत्र हो सकता है ये, और ये क्षेत्र मान लीजिए किसी बड़े क्षेत्र के अंदर में शामिल है। तो इस तालाब के अंदर जो पाई जाने वाली प्रजातियां होंगी, ये अल्फा डाइवर्सिटी, ये बीटा डाइवर्सिटी और ये गामा डाइवर्सिटी। मतलब ये लोकल एरिया, ये लोकल एरिया के बाहर कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी एरिया के बाहर पूरा एरिया। मतलब देखिए, बीटा डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना को संदर्भित करता है, जिसमें आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की संख्या को परिवर्तन। जैसे मान लीजिए तालाब है तो तालाब के अंदर पानी है, अब तालाब के जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे दलदल होगा, घास होगा, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। गामा डाइवर्सिटी मतलब किसी क्षेत्र में विभिन्न परिस्थिति प्रणालियों के लिए समग्र विविधता का माप जो होता है वो होता है गामा डाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए अब इस क्षेत्र को भी ले लें, हम इस क्षेत्र को भी ले लें, अगर इसको हम ए नाम दे, बी नाम दे, सी नाम दे, इन तीनों के अंडर जो पाई जाने वाली विविधता होगी उसको हम गामा डाइवर्सिटी के साथ रखेंगे। जैसे पश्चिमी घाट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है प्रजाति समता। प्रजाति समता से हमारा कहने का मतलब क्या है कि किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की सापेक्ष बहुतायत का माप। सामान्य तौर पर कम समता का मतलब होता है कि कुछ प्रजातियां क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र पर हावी होती हैं। जैसे इसको आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, एक तालाब के अंदर मछलियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे कीट हो सकते हैं, उसके अंदर घेघा हो सकता है, केचुआ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए उसके अंदर अगर हम 500 मगरमच्छ छोड़ दें तो जो मगरमच्छ होगा ये इन सब के ऊपर हावी हो जाएगा। तो मगरमच्छ यहाँ पे क्या होगा, तो मगरमच्छ यहाँ पे प्रजाति समता का होगा, क्योंकि वो इन सबका वहां पर नाश कर सकता है, सबको खा सकता है। अब हम किसी ऐसे जानवर को ले हैं उस तालाब के अंदर उस मगरमच्छ का भी शिकार कर सके, तो उसको हम प्रजाति समता या फिर स्पीसीज इवनेस का नाम देते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि जैव विविधता का नुकसान कैसे होता है, जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है, यानी लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, एक लिस्ट आती है, IUCN की लिस्ट आती है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, आप कमेंट बताइए कि IUCN लिस्ट जो है वो जारी कौन करता है और ये लिस्ट पहली बार कब जारी किया गया था। देखिए, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवों का जो नुकसान होता है उस नुकसान को हम IUCN रेड लिस्ट द्वारा नापते हैं। तो आप ये समझिए कि IUCN रेड लिस्ट में पिछले 500 वर्षों में 784 प्रजातियां, ये संख्या याद करने की जरूरत आपको नहीं है, जिनमें 338 वर्टिब्रेट और बाकी अनवर्टिब्रेट में विलुप्त हो चुकी हैं। तो देखिए, अब ये कहें कि प्रजातियां जो हैं वो दिन पे दिन विलुप्त होती चली जा रही हैं, तो विलुप्त होने का जो दर है वो प्राकृतिक दर से 100 गुना अधिक हो गया। देखिए, हालांकि जैसे जैसे दुनिया आगे चलेगी, विश्व आगे चलेगी, प्रजातियां वो विलुप्त होती चली जाएंगी, लेकिन हम अपने द्वारा उसके जो विलुप्त होने का जो दर है हम उसको बढ़ा चुके हैं। वो कितना हो चुका है, 2000 गुना हो चुका है। देखिए, एक इंडेक्स आता है प्लैनेट इंडेक्स। तो प्लैनेट इंडेक्स क्या होता है, वो किसी भी क्षेत्र के या फिर किसी भी देश के राज्य के में जो जैव विविधता का मापन करती है उसके अनुसार। आप एक काम करिएगा कि वर्ष 2023 और 2024 में प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट निकालिएगा, बताइएगा उसमें भारत की रैंक क्या है और करें और उसको कौन निकालता है। ठीक, ये चीज़ है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में 1970 के बाद प्रजातियों में 40% की गिरावट आई हुई है, जबकि जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसमें प्रजातियों की संख्या में 18% की गिरावट आई है। मीठे पानी के आवास में प्रजातियों की जनसंख्या में 1970 के बाद 81% की गिरावट आई है। ये याद रखिएगा, ये आपको मेंस में लिखने में काम आएगा, ये प्री में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, अब आते देखिए अगला। देखिए, जैव विविधता की हानि के कारण। देखिए, वीडियो रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अभी पॉइंट टू पॉइंट देखिए। जैव विविधता की हानि का जो सबसे बड़ा कारण है वो आवास की हानि और विखंडन। मतलब आप जानते हैं कि हर एक जीव जंतु का अपना एक आवास होता है, तो जब आप उसके आवास को हानि पहुंचाएंगे तो वहां की जो जैव विविधता होती है वो नष्ट होती चली जाएगी। जैसे हमने क्या किया, हम धीरे धीरे जंगल खत्म करते चले जा रहे हैं, तो जंगल के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं हम उनके आवास को हानि पहुंचा रहे हैं। आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए हम कोई तालाब है, तो उस तालाब के अंदर पानी है, तो पानी के अंदर जीव है, हम क्या करते हैं, मिट्टी से उस तालाब को पाट देते हैं, तो क्या उस
तालाब के अंदर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आवास को हम क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आवास की हानि से जैव विविधता का एक सबसे बड़ा लॉस होता है। दूसरा क्या होता है? प्रजातियों का अत्यधिक दोहन। इसका मतलब क्या है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो असंवहनीय उपयोग होता है वो जैव विविधता का सबसे अधिक दोहन करता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अवैध शिकार कर रहे हों, हम मछलियों को पकड़ के खा जा रहे हैं। देखिए, मछलियों को खा जाना, जैसे मान लीजिए उसके अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका शिकार कर लेना अपने लाभ के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप मछली मत खाइए, लेकिन मछली खाने का जो पैटर्न है वो हम कितना है। जैसे हमारी समुद्री गाय है, कबूतर है, इनका हम सेवन कर जा रहे हैं या फिर इनको हम मार दे रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे मकाक होता है, या फिर आप देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे धीरे धीरे जैसे देखेंगे कि गौरैया जो होती हैं उनका विलोप होता चला जा रहा है। तो यानी प्रजातियों का जो सबसे अधिक दोहन हो रहा है। और आपको जल्दी गौरैया देखने के नहीं मिलेंगे, मतलब उनका धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। उससे हम बोलते हैं प्रजातियों का अत्यधिक दोहन भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक महत्वपूर्ण कारण है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई ए एरिया है, इस ए एरिया के अंदर में एक्स वाई जेड नाम के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि एक प्लेनेट जेड है, उस प्लेनेट जेड से, प्लेनेट का मतलब एक प्लेस जेड है, उस जेड से हम कोई एक स्पीसीज ले आते हैं, वो स्पीसीज डी। तो जब हम प्लेस जेड से प्लेस ए में कोई स्पीसीज ले आएंगे डी, तो वो क्या करेगा कि इनके साथ वो रहने के अंदर में अनुकूल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? द्वंद्व होगा। इस द्वंद्व से भी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कांग्रेस घास, जिसको लेंटाना घास बोलते हैं। तो जैसे भारत में लेंटाना घास जो है 1980 के दशक में लाकर लगाई गई, या आप जो जलकुंभी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं कि वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देती हैं। अगला हमारा क्या है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण बायोडाइवर्सिटी के लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, हम उपनगरीय अपवाह जो सीवेज है उसका प्रयोग कर रहे हैं, अब औद्योगिक अपशिष्टों से अंदर फास्फोरस नाइट्रोजन होते हैं, तो ये भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, इसके अंदर जो लिखा मटेरियल है, ये आपका जब मेंस का पेपर होगा तो ये आपको वहां लिखने काम आएगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा तो ये आपके प्री में काम आएगा। तो देखिए, प्री में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी की हानि का कारण नहीं है। ठीक ठीक, तो आप वहां पर देखिए, इसको या तो आपसे डायरेक्ट पूछे या कूट से पूछे। फिर देखिए, वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होना, ये भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस का एक कारण है। सविलुप्ति, देखिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सविलुप्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस एरिया का हमारी नाम हम ए देते हैं, इसके अंदर कुछ रहने वाले जीव जंतु हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये जंतु हमारा एक्स है। अब होता क्या है कि इस एरिया से मान लीजिए जंतु एक्स गायब हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो जब एक्स जंतु खत्म होगा तो कुछ जंतु क्या होंगे? इसके ऊपर निर्भर होंगे, मतलब कुछ जीव जंतु जो है एक्स जंतु से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होंगे या उनसे उनको लाभ मिल रहा होगा। तो जब ये एक्स खत्म होगा तो ये जो बाकी के जीव जंतु हैं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्विलुप्ति का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल तौर पर कि आपके तालाब से मछली गायब हो जाए, तो मछली के गायब होने का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होंगे जो मछलियों पर निर्भर होंगे, तो जो मछली पर निर्भर थे तो वो भी क्या होंगे? धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं स्विलुप्ति का सिद्धांत। बाकी प्राकृतिक कारण है, बाढ़, भूकंप या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचती है, यानी उनको लॉस होता है। अब देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? तो देखिए, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के दो मानदंड पूर्ण होते हैं। ये रख लीजिएगा, ये दम रखने का चाहिए, ये प्री में भी आएगा, मिस में भी आएगा, कि क्षेत्र में संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। मतलब हम उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करेंगे कि जहां पर कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जाती हों। ठीक, और उसके अंदर उच्च स्तर की स्थानिकता हो। स्थानिकता मतलब लोकेलिटी हो, मतलब वो अपने लोकेलिटी की लिए फेमस हो। दूसरा क्या है? अपने मूल निवास स्थान से 30% या उससे कम हिस्सा वो हो चुका हो। जैसे मान लीजिए अगर ये इतने बड़े एरिया में पाया जा रहा है, तो इतने बड़े एरिया में खत्म होते 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 वो केवल इसके 30% एरिया में पाया जाने लगे, उसको हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको भारत के अंदर जैव, तो देखिए भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो देखिए भारत में जो है 4 प्रकार के जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इसको समझ लीजिए, ये आपसे पेपर में पूछा गया कई बार और पूछा। तो पहला हमारा क्या है? हिमालयन क्षेत्र। दूसरा हमारा भारत बर्मा क्षेत्र। तीसरा हमारा पश्चिमी घाट। चौथा हमारा सुंडा लैंड। तो आप देखेंगे, देखिए ये जो रीजन हमारा है ये हमारा हिमालयन क्षेत्र, हॉटस्पॉट ये है। फिर हमारा ये यहाँ पर जो है इंडिया और बर्मा का जो पार्ट यहाँ पे ये है। फिर हमारे पास ये वेस्टर्न घाट ये, और सुंडा लैंड ये, जिसमें अंडमान निकोबार भी शामिल हो जाता है। तो ये भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इसको रट जरूर लीजिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए, जैव विविधता का अगर ह्रास हो रहा है तो उसका संरक्षण भी होना चाहिए। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, तो हम भी जानते। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण से हमें खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखने में आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण होता है। जैसे क्या है, देखिए हम जैव विविधता का जब संरक्षण कर रहे होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण से जो फूड वेब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बना रहता है। दूसरा, पौधों और जानवरों में आनुवांशिक विविधता संरक्षित रहती है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सतत उपयोग उसका होता है। वैज्ञानिक समुदायों में विशाल ज्ञान को यानी रिसर्च में भी ये वर्क करता है। जंगली जानवरों और पौधों के भंडार संरक्षित करने से वो हमारे लिए सबसे अधिक लाभ होंगे।
जैव विविधता समाज को मनोरंजन और पर्यटन जैसे तात्कालिक लाभ जैसे आप देते होंगे, कोरल रीफ एरिया या बीच एरिया, अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो एरिया खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम ना तो पिकनिक कर सकते हैं ना तो मजा ले सकते हैं। अब आते देखिए प्रजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहली क्या होती है, फ्लैगशिप प्रजाति, जिसको हम लोग प्रमुख प्रजातियां बोलते हैं। देखिए किसी प्रजाति को किसी विशिष्ट आवास, मुद्दे, अभियान या पर्यावरणीय के कारण प्रातिनिधिक प्रतीक या राजदूत के रूप में चुना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। जैसे पांडा, भारतीय बाघ, सुनहरे गोल्डन लॉयन, अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी, मतलब ये अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अपने क्षेत्र की फ्लैगशिप स्पीसीज बोली जाती है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मूल तत्व जाति, जिसको हम कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। तो ये कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं कि ये प्रजातियां जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने या उसे हटाए जाने पर कम से कम एक अन्य प्रजाति की प्रचुरता या उपस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। मतलब आप ये समझिए ये प्रजातियां किसी आवास, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली या उत्पादकता में भूमिका, जैसे बाघ, तो बाघ हमारा क्या है, कीस्टोन प्रजाति है। शेर हमारा एक कीस्टोन प्रजाति है, मगरमच्छ हमारा कीस्टोन प्रजाति है, हाथी हमारा कीस्टोन प्रजाति है। मतलब क्या है कि अगर किसी क्षेत्र से हाथी खत्म हो रहे हैं तो हाथी खत्म होने का मतलब क्या है कि हाथी पर आधारित या हाथी जिन पर आधारित था वे भी धीरे धीरे वहां से खत्म होते चले गए, इसलिए इसको कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है प्राथमिकता वाली प्रजाति, जिसको प्रायोरिटी स्पीसीज बोलते हैं। तो प्रायोरिटी स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण खतरे का संकेत देती है और इस प्रजाति के संरक्षण में व्यापक खतरा निपटना होता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल ले लें गौरैया, तो गौरैया इसमें विलुप्ति पर, इसलिए गौरैया के संरक्षण को, जैसे गिद्ध, तो गिद्ध धीरे धीरे संरक्षित मतलब खत्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए उसको प्राथमिकता वाली स्पीसीज बोलते हैं। फिर हमारा आता है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करती है किसी क्षेत्र को, जैसे लाइकेन, तो लाइकेन हमारा क्या है, एक इंडिकेटर स्पीसीज है। तो लाइकेन क्या है, तो लाइकेन हमारा प्रदूषण का संकेतक है। लाइकेन वहां नहीं उगते जहाँ पे अत्यधिक प्रदूषण होता है, इसलिए लाइकेन हमारा एक इंडिकेटर है। जैसे देखिए एक मछली होती है क्रेफिश, तो ये मीठे पानी में पाई जाती है, अगर वहाँ का पानी अगर नमकीन हो जाए, पानी दूषित हो जाए तो ये मछली नहीं मिलेगी। ऐसे देखिए मैंने लाइकेन कहा, तो एक वायु गुणवत्ता का सूचक है, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति या उसमें में भीतर होने वाले किसी विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा उन प्रजातियों का विनाश होने लगता है, ठीक, तो खत्म होने लगती हैं, तो वो वहां पर इंडिकेट करती हैं, तो उसको इंडिकेटर प्रजाति का नाम देते हैं। तीसरा हमारा आता है आधार प्रजाति, उसको फंडामेंटल स्पीसीज बोलते हैं। जैसे प्रवाल, तो प्रवाल क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है अंत में करिश्माई प्रजाति, जिसको करिश्मेटिक स्पीसीज बोलते हैं। तो जैसे मेगाफोना आम, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, और वैसे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए पांडा, बारहसिंगा, भूरा सिंह टाइगर, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, इसको करिश्माई प्रजाति, क्योंकि ये प्रकृति में करिश्मा के साथ आए हुए हैं, मतलब इनको देखने से ही व्यक्ति के अंदर कुछ भावनाएं जगती हैं, इसलिए इसको करिश्मिक प्रजाति के नाम से बोलते हैं। और लास्ट हमारा होता है अम्ब्रेला प्रजाति। यह संरक्षण प्रयासों और कार्यक्रमों के लिए एक छतरी के रूप में कार्य करता है। छतरी प्रजाति के रूप में क्या है कि मतलब अगर हमने इस स्पीसीज को, अगर एक स्पीसीज को हमने क्या किया, उसको अगर संरक्षित कर लिया, तो बाकी धीरे धीरे अपने आप संरक्षित होती चली जाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे हम कहें कि मधुमक्खी का हम संरक्षण करेंगे। देखिए मधुमक्खी का संरक्षण करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मधुमक्खियों का हम संरक्षण कर रहे हैं, तो फल, फूल, पौधे, जीव जंतुओं का धीरे धीरे संरक्षण हो रहा है, इसलिए इसको अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं। देखिए जैसे तेंदुए, बंदर, खरगोश, सुअर, देखिए यानी बाघों के संरक्षण के लिए हमको इनको बचाना जरूरी है। ठीक, तो ये टोटल हमारा प्रकार था। अगर अच्छा लास्ट हमारा आता है विदेशी प्रजातियां, तो ये आपको मैंने बताया, तो जो बाहर से लाई जाती हैं उसके लिए। देखिए ये टोटल बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपसे इतनी चीजें आयोग पूछता है, और बायोडाइवर्सिटी में इससे अधिक अब तक ना तो आयोग पूछा और यूपी पीसीएस के स्तर पे ना तो इससे पूछेगा। अगर आपको इसकी अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अब तक जो मैंने 2 टॉपिक जो आपको बताए हैं बेसिक वाले, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी कल मैं आपको करा दूंगा। आधे घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा। मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो लंबे ना हो, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर जरूर किया करिए। और जॉब प्रोफाइल की वीडियो ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं कल अपना एक कारण आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।